हेलो बच्चों, मैं पूजा चौधरी आज की कक्षा में आप सबका स्वागत करती हूँ। बच्चों, हम कक्षा 12 के समाजशास्त्र विषय के भाग 2 को पढ़ रहे हैं, जिसका नाम है भारत में सामाजिक परिवर्तन और विकास। और हम इसके अंतिम अध्याय को पढ़ रहे थे, जिसका नाम है सामाजिक आंदोलन। और इस अंतिम अध्याय के आज हम भाग 3 को करने जा रहे हैं, जो कि इसका अंतिम भाग है। तो भाग 3 का नाम है कुछ अन्य प्रकार के सामाजिक आंदोलन। तो शुरू करते हैं अध्याय 8 का भाग 3। पिछले भागों में हमने देखा कि समाजशास्त्र के अंतर्गत समाज की व्यवस्था को, समाज की सामाजिक स्थिति को समझने का प्रयास किया जाता है। जब हम सामाजिक व्यवस्था को जानने का प्रयत्न करते हैं तो हमारी स्वाभाविक सी रुचि होती है कि समाज में परिवर्तन किस प्रकार से घटित होते हैं। कई बार ये परिवर्तन शांतिपूर्ण तरीके से होते हैं और कई बार इनके लिए आंदोलन भी किए जाते हैं। इस अध्याय में हम सामाजिक आंदोलनों के बारे में जान रहे थे। ये आंदोलन जो होते हैं वह सामूहिक प्रयास होते हैं, यानी कि किसी विचारधारा और किसी लक्ष्य को लेकर के समाज में परिवर्तन, सुधार या संशोधन के लिए सामाजिक आंदोलन किए जाते हैं। और इसमें समाज का एक बड़ा हिस्सा भाग लेता है, जिनकी की एक संगठन के रूप में कार्य करने के तरीके होते हैं। संगठन के रूप में कार्य करते हुए यह एक नेता के अधीन अपने निर्देश प्राप्त करते हैं, यानी कि इस आंदोलन का एक नेतृत्व भी होता है, जो कि अपने आंदोलनकारियों का मार्गदर्शन करता है, जिससे कि वह तय समय पर अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकें। इस प्रकार से हमने सामाजिक आंदोलन का अर्थ जाना। साथ ही साथ हमने देखा कि सामाजिक आंदोलन 3 सिद्धांतों पर कार्य करते हैं। पहला सिद्धांत था सापेक्ष वंचन का सिद्धांत, यानी कि समाज के कुछ हिस्से जो हैं अन्य हिस्सों के मामले में अपने आप को वंचित महसूस करते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप उनमें रोष व्याप्त होता है और वे आंदोलन करते हैं। दूसरा जो सिद्धांत था वह था स्वहित का सिद्धांत और तीसरा था संसाधन गतिशीलता का सिद्धांत। हमने 3 प्रकार के सामाजिक आंदोलनों की भी बात की। सबसे पहले प्रतिदानात्मक सामाजिक आंदोलन, दूसरा सुधारवादी सामाजिक आंदोलन और तीसरा क्रांतिकारी प्रकार के आंदोलन, जिसमें हमने उदाहरण के लिए वैश्विक स्तर पर रूस की बोल्शेविक क्रांति की बात की और भारत में हमने बात की नक्सली आंदोलन की, यानी कि वह आमूलचूल तरीके से व्यवस्था को परिवर्तित करने की बात करते हैं। फिर हमने उदाहरण के रूप में कई सारे आंदोलन भी देखे थे। इस भाग में हम कुछ अन्य प्रकार के आंदोलनों की बात करेंगे और उसको हम 3 भागों में भी बांट करके देख सकते हैं। जैसे कि कुछ आंदोलन स्वतंत्रता से पूर्व किए गए थे, जिसमें हम बात कर सकते हैं सत्याग्रह के रूप में किए गए आंदोलन, जैसे कि 1917-18 का बिहार का चंपारण का आंदोलन, फिर 1928 का बारदोली गुजरात का आंदोलन, फिर स्वतंत्रता के समय पर किए गए आंदोलनों में हम बात कर सकते हैं तेभागा आंदोलन, जो कि बंगाल में प्रमुख रूप से किया गया था, और उसके बाद में हम तेलंगाना, जो कि आंध्र प्रदेश में किया गया था 1946-47 के समय पर ही, वह भी उसका उदाहरण है जो स्वतंत्रता के समय पर किए गए थे। और स्वतंत्रता के पश्चात भी कुछ आंदोलन किए गए थे। तो इस प्रकार से इसमें हम कुछ अन्य प्रकार के आंदोलनों की बात करेंगे जो वर्ग आधारित भी थे। कुछ आंदोलन परिस्थितिकी के और पर्यावरण के लिए थे, कुछ आंदोलन वर्गों के रूप में किसानों और मजदूरों के द्वारा किए जा रहे थे। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम पारिस्थितिकी आंदोलन, यानी कि पर्यावरण के प्रति मानव जाति की जिम्मेदारियों को ध्यान में रखकर और पर्यावरण पर अधिक ध्यान देने के लिए किए गए आंदोलन। और उसमें समय समय पर हम चिपको आंदोलन की बात उदाहरण के रूप में देखते हैं, और उसमें भी हम प्रमुख रूप से बात कर सकते हैं उत्तराखंड में किए गए चिपको आंदोलन की, जो कि पेड़ों पर महिलाओं द्वारा चिपक कर उनकी कटाई को रोकने के लिए किया गया था। तो इस प्रकार से हम शुरू करते हैं पारिस्थितिकी आंदोलन की। विकास के नाम पर कई बार मानव जाति के द्वारा जो है पर्यावरण को हानि पहुंचाई जाती है, जो आज भी हमें देखने को मिलती है। उसी के परिणाम स्वरूप उस समय के स्थानीय लोगों के द्वारा चिपको आंदोलन चलाया गया था, जिसमें पर्यावरण की रक्षा की गई थी और उसमें भी महिलाओं ने भाग प्रमुखता से लिया था। तो उत्तराखंड में विकास के नाम पर दशकों से जो प्राकृतिक संसाधनों का अनियंत्रित उपयोग हो रहा है, उससे
चिंता का विषय उसे माना जाना चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं है। आज भी हम विकास के नाम पर जो है बड़े बड़े बांध बना रहे हैं, बड़े बड़ी भवनों का निर्माण कर रहे हैं और फैक्ट्रियों के माध्यम से भी उत्पादन को बढ़ा रहे हैं, जो कि पर्यावरण को क्या कर रहा है, बहुत बड़ा नुकसान पहुंचा रहा है। विकास के इस प्रतिरूप की आलोचना भी होती है, फिर भी हम प्राकृतिक संसाधनों का शोषण वैसे ही करते जा रहे हैं, यानी कि हमारी जो संवेदनशीलता है पर्यावरण और पारिस्थितिकी के प्रति कम होती जा रही है। औद्योगिक प्रदूषण बढ़ रहा है, बड़े बड़े बांधों का निर्माण हो रहा है, जिसके परिणाम स्वरूप हम कहेंगे लोगों को, और उसमें भी हम बात कर सकते हैं कृषकों की, तो इन सभी को अपने घरों से विस्थापित किया जा रहा है, इनको अपनी आजीविका से हाथ धोना पड़ रहा है। तो इस प्रकार से हम कहेंगे कि विकास के नाम पर मानव जाति जो है पर्यावरण को हानि पहुंचा रही है और उसकी संवेदनशीलता पारिस्थितिकी और पर्यावरण के प्रति कम होती जा रही है। और उसी के नाम पर किया गया था चिपको आंदोलन, जो उत्तराखंड में किया गया था। तो हम बात करेंगे चिपको आंदोलन, जो पारिस्थितिकीय आंदोलन का एक प्रमुख उदाहरण है, जो कि भारत में किया गया था। और इसमें किसने भाग लिया था, तो हम देखेंगे कि इसमें महिलाएं जो हैं प्रमुख रूप से भाग लेती हैं। और ये महिलाएं उत्तरांचल की थी, और उत्तरांचल में भी हम बात करेंगे चमोली स्थान की। तो हमें ध्यान रखना है, पारिस्थितिकी या पर्यावरण के लिए चिपको आंदोलन जो है भारत में उत्तरांचल में चलाया गया था। तो उत्तराखंड में वनों को काटने से रोकने तथा पर्यावरण का बचाव करने के लिए हम देखते हैं कि स्त्रियां जो हैं पेड़ों से चिपक गई तथा पेड़ काटने नहीं दिए। आज़ादी के बाद 1973 में, तो हम देख रहे हैं स्वतंत्रता के पश्चात की बात है, 1973 में चिपको आंदोलन के अंतर्गत चमोली उत्तराखंड में गौरा देवी जो नेतृत्व कर रही थी चिपको आंदोलन का, तो गौरा देवी सहित कई महिलाओं ने पेड़ों से चिपककर उन्हें कटने से बचाया था। तो इस प्रकार से हम क्या कहेंगे, हम कहेंगे चिपको आंदोलन पारिस्थितिकी के प्रति जागरण के लिए जन जागरण के द्वारा जो है महिलाओं द्वारा आंदोलन चलाया गया था, जो कौन से राज्य में घटित हुआ था, उत्तराखंड या उत्तरांचल में किया गया था। और पेड़ों को बचाने के लिए यह आंदोलन चलाया गया था। यह एक अहिंसक आंदोलन था, अर्थात इसमें हिंसा नहीं की गई थी और शांतिपूर्ण तरीके से यह आंदोलन किया गया था। तो इसे इसी वजह से अधिक प्रसिद्धता प्राप्त हुई थी कि यह एक किस प्रकार का आंदोलन है, हिंसा के विरुद्ध शांतिपूर्ण तरीके से किया गया आंदोलन था। इसी वजह से यह और भी प्रसिद्ध हो गया था। इस प्रकार अर्थव्यवस्था, पारिस्थितिकीय तथा राजनीतिक प्रतिनिधित्व की चिंताएं चिपको आंदोलन का कारण थी। यानी कि यह चिंता तो थी ही कि पर्यावरण को हानि पहुंच रही है, पेड़ों को काटा जा रहा है, साथ ही साथ इन लोगों की जो स्थानीय लोग थे उनकी चिंता यह भी थी कि इन्हें प्रतिनिधित्व प्राप्त हो और इनकी अर्थव्यवस्था पर ध्यान दिया जाए या इनकी आजीविका पर ध्यान दिया जाए, यानी सरकार को इनके कल्याण के लिए कुछ कदम भी उठाने चाहिए। तो इस प्रकार से पर्यावरण से जुड़ा हुआ तो था ही प्राथमिक रूप से, लेकिन इनकी आजीविका का भी प्रश्न था और साथ ही साथ प्रश्न था कि इनको राजनीतिक रूप से भी प्रतिनिधित्व प्राप्त होना चाहिए। और इन तीनों कारणों से जो है चिपको आंदोलन जो है भारत में उत्तराखंड में चलाया गया था। फिर हम बात करते हैं वर्ग आधारित आंदोलनों की। तो वर्ग आधारित आंदोलन का सीधा सीधा अर्थ है, समाजशास्त्र में हम पढ़ते हैं समाज में कई प्रकार के वर्ग होते हैं, जो आर्थिक स्थिति के आधार पर होते हैं, सामाजिक स्थिति के आधार पर होते हैं और राजनीतिक वर्ग भी होते हैं। और इन्हीं वर्गों के द्वारा भारत में समय समय पर क्या किए गए, आंदोलन किए गए। यानी ये वर्ग जो होते हैं अपनी विशेषताओं को स्वाभाविक रूप से दूसरे वर्गों से अलग करते हैं और इस आधार पर इनमें उच्चता और निम्नता का क्रम पाया जाता है। यानी समाज में कुछ वर्ग जो होते हैं उच्च स्थिति को प्राप्त करते हैं और कुछ वर्ग जो होते हैं मध्यम स्थिति और कुछ निम्न स्थिति को प्राप्त करते हैं और समाज में अपना स्थान रखते हैं। और उसी के परिणाम स्वरूप समय समय पर इन वर्गों की समस्याओं के लिए वर्ग आधारित क्या हुए, सामाजिक आंदोलन घटित हुए थे। और उसी के बारे में हम जानेंगे, जैसे कि हम बात कर सकते हैं किसान वर्ग द्वारा किए गए आंदोलन, या फिर हम बात कर सकते हैं मजदूर वर्गों के द्वारा किए गए आंदोलन, और हम बात कर सकते हैं महिला वर्ग के द्वारा किए गए आंदोलन। तो यह क्या है, यह वर्ग आधारित आंदोलन है जो समय समय पर भारत में किए गए थे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे
सबसे पहले वर्ग की, जो कि है किसान आंदोलन। भारत में विभिन्न समय पर क्या हुए हैं, किसानों ने आंदोलन किए हैं, क्योंकि उनकी स्थिति जो थी वह दयनीय थी। स्वतंत्रता से पूर्व भी उनकी स्थिति अच्छी नहीं थी। स्वतंत्रता के पश्चात भारत की सरकार इन पर ध्यान देने का प्रयत्न तो करती है, लेकिन एकदम से सुधार नहीं आ पाता और कहीं कहीं पर स्थानीय साहूकारों और जमींदारों के द्वारा उनका शोषण जो है वह समाप्त नहीं हो पाता, और इसके विरुद्ध भी या लगान ना देने के विरुद्ध भी वह आंदोलन करते हैं, कर ना देने के विरुद्ध भी वह आंदोलन करते हैं, और धीरे धीरे उनकी स्थिति में सुधार आता है। तो वह जो आंदोलन है जो किसान वर्ग के द्वारा किए गए थे वह कई बार किए गए, चाहे वह स्वतंत्रता से पूर्व हो, स्वतंत्रता के समय हो और स्वतंत्रता के पश्चात हो, और उसी में हम चंपारण और बारदोली सत्याग्रह की बात भी करते हैं। तो हम देखते हैं कौन से आंदोलन किसानों द्वारा किए गए। यह आंदोलन औपनिवेशिक काल से पहले के दिनों में शुरू हो चुके थे। उसमें भी हम बात करेंगे 1858 से 1914 के बीच के आंदोलन, और उस समय पर किसानों के द्वारा भारत के विभिन्न स्थानों पर आंदोलन किए गए थे, लेकिन इनको इतनी प्रसिद्धि प्राप्त नहीं हुई क्योंकि इनके पीछे कुछ कारण थे। जैसे कि यह सीमित क्षेत्र में किए गए थे और इनके कारण दूसरे किसानों से अलग हो जाते थे। जैसे कि कहीं पर साहूकारों के द्वारा शोषण होता था तो वहाँ पर आंदोलन का कारण बदल जाता था, कहीं पर जमींदारों के द्वारा इनका शोषण होता था, वहाँ पर कारण बदल जाता था, और कहीं पर ब्रिटिश सरकार सीधे इनका शोषण करती थी तो वहाँ पर अलग किसानों के द्वारा आंदोलन किसी अन्य कारण की वजह से किया जा रहा था। तो इस प्रकार से इनकी सफलता में एक मार्ग में रोड़ा जो था वह यह था कि यह स्थानीयता और विभिन्न शिकायतें जो थी या विभिन्न जो कारण थे वह इनके अलग अलग थे। तो इस प्रकार से हम कहेंगे 1858 से 1914 के बीच स्थानीयता विभाजन व विभिन्न शिकायतों से ये सीमित होते जा रहे थे या ये कम होते जा रहे थे। 1859 से 62 का जो विद्रोह था वह नील की खेती के विरुद्ध था, यानी कि अंग्रेज़ों के द्वारा मजबूर होकर के भारतीयों को ज़बरदस्ती उनके ज़मीनी टुकड़े पर नील को उत्पादित करने के लिए मजबूर किया जा रहा था, और उसके विरुद्ध भी भारतीय उठ खड़े होते हैं क्योंकि नील की खेती उन्हें अधिक लाभ नहीं देती थी, साथ ही साथ ज़मीन जो है वह बंजर भी हो रही होती थी। तो इस प्रकार से भारतीय किसान जो है नील की खेती के विरोध में भी खड़े होते हैं, और यह कब की बात है तो 1859 से 1862 तक यह जो है विरोध किया गया था। 1857 का दक्कन विद्रोह भी किसानों द्वारा किया गया था, और यह था साहूकारों के विरोध में। तो इस प्रकार से दक्कन में भी यह विद्रोह किया गया था, और आपको ध्यान रखना है 1857 को। फिर हम बात करते हैं आने वाले समय में ये विद्रोह जो अपने मुद्दों को लेकर हुए थे, यानी कि सबके अपने अपने मुद्दे थे, सबके अपने अपने कारण थे, उनको लेकर के हुए थे, वह स्वतंत्रता संग्राम से जुड़ जाते हैं। तो इस प्रकार से किसानों ने अपनी स्थानीय समस्याओं के लिए विरोध और प्रदर्शन किए और आंदोलन किए, और उसी समय पर भारत जो है अपनी मुख्य समस्या यानी कि औपनिवेशिक काल और औपनिवेशिक नीतियों से परेशान होकर ब्रिटिश सरकार के खिलाफ आंदोलन भी प्रारंभ कर देता है, और स्वतंत्रता आंदोलन में यह किसान आंदोलन जुड़ जाते हैं। तो हम कहेंगे आने वाले समय में ये विद्रोह जो अपने अपने निजी कारण या स्थानीय कारणों की वजह से किए गए थे, आने वाले समय में किससे जुड़ जाते हैं, स्वतंत्रता आंदोलन से जुड़ जाते हैं। और उसका उदाहरण है भारत में बारदोली सत्याग्रह। बारदोली सत्याग्रह कहाँ है तो यह गुजरात राज्य में किया गया आंदोलन था, और इसके प्रमुख नेता थे सरदार वल्लभ भाई पटेल, और आगे चलकर सत्याग्रह क्यों कहा गया तो हम कहेंगे महात्मा गांधी जी जो हैं वह इसके नेतृत्व को संभाल लेते हैं। तो इस प्रकार से बारदोली सत्याग्रह जो गुजरात में किया गया था उससे दो नेता जुड़ जाते हैं। पहले हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल, और उसके पश्चात महात्मा गांधी जी भी इस
आंदोलन से जुड़ जाते हैं और यह आंदोलन असहयोग आंदोलन से जुड़ जाता है, जो कि 1920 में किया गया था। यानी कि यह प्रारंभ तो किसान आंदोलन के रूप में होता है, लेकिन यह स्वतंत्रता संघर्ष से भी बाद में जाकर के जुड़ जाता है। इस वजह से बारडोली सत्याग्रह जो है हमारे स्वतंत्रता आंदोलन में एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है, क्योंकि सीधे सीधे किसान जो है स्वतंत्रता आंदोलन से अब जुड़ गए थे, लेकिन उनका प्रारंभ हुआ था कि वह ब्रिटिश सरकार की नीतियों के विरुद्ध प्रारंभ में जो खड़े होते हैं। फिर हम बात करते हैं 1928 का बारडोली सत्याग्रह थोड़ा विस्तृत रूप में। तो बारडोली सत्याग्रह आप देख सकते हैं कि सरदार वल्लभ भाई पटेल और गांधी जी जो हैं सम्मिलित रूप से इस आंदोलन का नेतृत्व करते हैं। तो बारडोली पहले से ही कई सारी समस्याओं से जूझ रहा था, जैसे कि सूखा, अकाल और बाढ़। और तभी हम देखते हैं कि खेती से जो गुजारा करने वाले किसान हैं तो उनकी स्थिति इन समस्याओं की वजह से अच्छी नहीं थी। तो उसी बीच ब्रिटिश सरकार 1928 में लगान को अचानक बढ़ा देती है लगभग 66%। तो हम क्या कहेंगे कि पहले से ही गुजरात के बारडोली स्थान के जो किसान हैं उनकी स्थिति अच्छी नहीं थी। प्राकृतिक मार उनको पहले से ही झेलनी पड़ रही थी और उसके बाद में चूंकि उनकी आजीविका का साधन सिर्फ और सिर्फ क्या है, खेती है, तो उनकी स्थिति अच्छी नहीं थी, क्योंकि प्राकृतिक तरीके से जो है उनका जीवन यापन प्रभावित हो रहा था प्राकृतिक कारणों से। तो इसी बीच ब्रिटिश सरकार उन पर और भी कर बढ़ा देती है, और वह कब बढ़ाती है तो आपको ध्यान रखना है, ब्रिटिश सरकार 1928 में लगभग 66% कर को बढ़ा देती है। ऐसे में किसान एकत्रित होते हैं, संगठित होते हैं और इन अत्याचारों के खिलाफ यानी अंग्रेजी अत्याचारों के खिलाफ जो है अपनी आवाज़ उठाते हैं। तो हम कहेंगे ऐसे में किसानों ने अत्याचारी अंग्रेज़ों के सामूहिक प्रतिकार का निर्णय लेते हुए ऐलान किया कि वो अब लगान नहीं देंगे, और इसमें उनका नेतृत्व किया सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। और आगे चलकर गांधी जी का ध्यान इस पर जब जाता है तो वे इससे जुड़ जाते हैं और इसे एक राष्ट्रीय आंदोलन के रूप में परिणित कर देते हैं या परिवर्तित कर देते हैं। इस प्रकार यह सूरत जिले का लगान विरोधी आंदोलन या अभियान था, जो भूमि का कर न देने से संबंधित था, परंतु यह असहयोग आंदोलन के रूप में देशव्यापी हिस्सा बन गया था। यानी कि यह असहयोग आंदोलन जो कब किया गया था बच्चों, 1920 में उससे जुड़ जाता है और पूरे देश में यह व्याप्त हो जाता है, और गांधी जी के नेतृत्व में स्वतंत्रता आंदोलन से यह जुड़ जाता है। तो इस प्रकार से हमने बात की बारडोली सत्याग्रह की, जो कि गुजरात में घटित हुआ था और यह किसानों के द्वारा किया गया था, और इसका नेतृत्व सरदार वल्लभ भाई पटेल और गांधी जी ने किया था, और बाद में यह असहयोग आंदोलन से जुड़ जाता है। इसी तरीके से अन्य उदाहरण जो बाद में स्वतंत्रता आंदोलन से जुड़े थे लेकिन प्रारंभ में वह किसान आंदोलन थे, तो ऐसे अन्य उदाहरण कौन से हैं, तो हम बात करेंगे 1917-18 के चंपारण सत्याग्रह की। और चंपारण कहाँ पर स्थित है बच्चों, चंपारण बिहार में स्थित है। तो चंपारण के किसानों के द्वारा नील की खेती के विरुद्ध जो है आंदोलन किया गया था, जिससे कि उनकी भूमि को नुकसान हो रहा था, लेकिन अंग्रेज अपने स्वयं के लाभ के लिए चाहते थे कि बिहार के चंपारण के किसान जो हैं अपनी भूमि के कुछ हिस्से पर जो है नील की खेती करें, और इसके लिए वह किसानों को मजबूर भी करते थे, उन पर अत्याचार भी करते थे, और इसी के विरोध में चंपारण के किसान संगठित होते हैं और बाद में वह गांधी जी के नेतृत्व में विरोध प्रदर्शन करते हैं, आंदोलन करते हैं, और उसी का नाम है 1917-18 का चंपारण सत्याग्रह। तो हम कहेंगे 1917-18 में होता है चंपारण सत्याग्रह, जो किसके विरुद्ध है, नील की खेती के विरुद्ध था। तो आप यह देख रहे हैं चंपारण सत्याग्रह, और इसमें नेतृत्व किसने किया था, तो महात्मा गांधी जी ने इसका नेतृत्व किया था। और यह चंपारण कहाँ स्थित है बच्चों, तो यह बिहार में स्थित है। चंपारण बिहार राज्य का एक जिला है और इस जिले के किसानों के द्वारा यह आंदोलन किया गया था नील की खेती के विरोध में। तो इस प्रकार से इसका मुख्य कारण था नील की खेती का विरोध करना, जो अंग्रेज़ों के द्वारा उनसे ज़बरदस्ती करवाई जा रही थी, और किसानों को उनके खेत के अधिकतर भाग में ये
खेती करने के लिए मजबूर किया जाता था। यानी कि किसानों की भूमि पर कौन सी खेती करनी है, इसके लिए भी हस्तक्षेप किसका था? अंग्रेजी सरकार का था, चाहे किसानों को इससे हानि ही क्यों ना उठाना पड़े। तो इस प्रकार से नील की खेती जो है किसानों को लाभ ना देकर के हानि देती थी और इसके विरुद्ध में ही वह चंपारण आंदोलन करते हैं या चंपारण सत्याग्रह 1917-18 में करते हैं। इससे किसानों की ज़मीन जो है वह खराब हो रही थी और वह बंजर धीरे धीरे हो रही थी। फिर हम बात करते हैं 1920 की, यानी कि अब भी हमने बात की 1917-18 में चंपारण आंदोलन की और 1928 में बारडोली सत्याग्रह की। अब हम बात कर रहे हैं 1920 का प्रतिरोध आंदोलन, जो ब्रिटिश सरकार की वन की नीति के खिलाफ था। तो यह भी किसके खिलाफ हो गया? ब्रिटिश सरकार के हो गया, क्योंकि 1920 की हम बात कर रहे हैं और वह कौन सा काल था? औपनिवेशिक काल था। तो इस प्रकार से औपनिवेशिक सरकार की नीतियों के खिलाफ ही 1920 में आंदोलन हुआ था, जिसे हम प्रतिरोध आंदोलन कह रहे हैं, और वन की नीतियों के खिलाफ यह किया गया था। फिर हम बात करते हैं 1936 की, और 1936 में एक प्रमुख घटना घटित होती है कि किसानों का संगठन जो है वह पहली बार अस्तित्व में आता है। तो हम कहेंगे 1936 में ऑल इंडिया किसान सभा का गठन हुआ, यानी कि ऑल इंडिया किसान सभा के माध्यम से भारत के जो विभिन्न क्षेत्रों के जो किसान थे वह संगठित हो जाते हैं, उन्हें एक मंच प्रदान कर दिया जाता है और उस मंच के माध्यम से वह अपनी समस्याओं को रख सकते हैं। तो आज़ादी से पूर्व ही, हम कब की बात कर रहे हैं? 1936 की बात कर रहे हैं। तो 1936 में किसानों का एक संगठन अस्तित्व में आ जाता है जो किसानों की मांगों को आगे पहुंचाने का कार्य करता है, और उसका नाम है ऑल इंडिया किसान सभा। तो इसका जो है गठन हो जाता है, जिसके द्वारा किसानों कामगारों ने मांग की कि इनका जो शोषण हो रहा है या जो इनकी आर्थिक स्थिति है उस पर प्रहार किया जा रहा है या इनका आर्थिक शोषण किया जा रहा है, उसको समाप्त कर दिया जाना चाहिए। तो आपको ध्यान रखना है 1936 में ऑल इंडिया किसान सभा की स्थापना होती है, जिसके माध्यम से किसान और कामगार यह मांग करते हैं कि उनका आर्थिक शोषण समाप्त कर दिया जाना चाहिए। आगे बढ़ते हैं, हम देखते हैं अब स्वतंत्रता के समय और कौन से आंदोलन होते हैं जिसमें कि किसानों की भूमिका होती है। तो हमने स्वतंत्रता से पूर्व दो आंदोलनों की बात की है अब तक, बारडोली सत्याग्रह और चंपारण सत्याग्रह। अब हम स्वतंत्रता के समय कौन से दो आंदोलन हुए उनकी बात कर रहे हैं, जिसका उल्लेख हमें हमारी पुस्तक में मिलता है। उसमें पहला है तेभागा आंदोलन, जो कि त्रिपुरा से प्रारंभ होता है, बंगाल में मुख्य रूप से किया जाता है, जिसमें कि लगभग 50 लाख किसान एक साथ भाग लेते हैं और वह कर प्रणाली के खिलाफ जो है खड़े होते हैं। और दूसरी बात हम करते हैं, स्वतंत्रता के समय ही 1946 में जो आंदोलन प्रारंभ होता है उसका नाम है तेलंगाना आंदोलन, और यह आंदोलन आंध्र प्रदेश में किया गया था। तो इस प्रकार से स्वतंत्रता के समय 1946-47 की हम बात कर रहे हैं, और वह आंदोलन किसानों के द्वारा ही किए गए थे। तो शुरू करते हैं तेभागा या तेभागा आंदोलन से, और यह प्रारंभ हुआ था 1946-47 में। और कहाँ पर प्रारंभ हुआ था बच्चों? तो यह त्रिपुरा से प्रारंभ होता है और बंगाल में मुख्य रूप से किया जाता है। तेभागा आंदोलन, यह आंदोलन कहाँ से प्रारंभ हो रहा है? त्रिपुरा के हसनाबाद से प्रारंभ होता है, जो कि नोआखोली के समीप है। इन दिनों यहाँ पर सांप्रदायिक दंगे हो रहे थे, यानी विभिन्न संप्रदायों के बीच में जो है मनमुटाव था और दंगे हो रहे थे, और वहाँ के बटाईदार किसानों ने इसी समय घोषणा की कि वे फसल का 2/3 भाग जो है वह स्वयं लेंगे, यानी कि 2/3 यानी लगभग 66% भाग कौन लेंगे? बटाईदार लेंगे, और जमींदारों को केवल कितना प्रतिशत देंगे? 1/3 या 33% ही देंगे। तो इस प्रकार से यहाँ जमींदारों के खिलाफ उनके संघर्ष की कहानी किसमें देखने को मिलती है? तेभागा आंदोलन में देखने को मिलती है, जो 1946-47 में त्रिपुरा से प्रारंभ होता है और बंगाल में किया जाता है, जिसमें कि फसल के 3 भाग जो है किसान लेना चाहते हैं और 1 भाग जो है जमींदार को देना चाहते थे। लेकिन फसल विभाजन की जो नीति किसान बना रहे हैं, जिसके की खिलाफ
जमींदार थे उसके विरुद्ध में यह आंदोलन जब होता है तो उसके भी कई सारे परिणाम हमें देखने को मिलते हैं। यानी कि किसानों के द्वारा यह जो मांग की जा रही थी यह ज़मींदारों के खिलाफ थी और ज़मींदार कभी भी नहीं चाहते थे कि उनका लाभ कम हो जाए। तो इस प्रकार से हम कह रहे हैं फसल विभाजन के कारण ही यह आंदोलन तेभागा आंदोलन कहलाता है। यानी 3 भाग, तेभागा का अर्थ है तिभागा या तेभागा, 3 भागों का विभाजन जो है वह किस प्रकार से होगा और एक भाग किसके पास में रहेगा, इसके लिए ही यह आंदोलन तेभागा आंदोलन कहलाता है। यह एक व्यापक आंदोलन था और ऐसा इसलिए था क्योंकि इसमें कितने किसानों ने भाग लिया, लगभग 50 लाख किसान जो हैं इससे जुड़ जाते हैं। तो 50 लाख किसानों ने इसमें भाग लिया था। पुलिस व जमींदारों से हिंसक संघर्ष में अनेक किसान मारे जाते हैं। यानी कि हम देख रहे हैं कि किसान एक तरफ है और दूसरी तरफ है पुलिस और जमींदार, और उस संघर्ष में बहुत सारे किसानों को अपनी जीवन से हाथ भी धोना पड़ता है। तो हम कहेंगे पुलिस व जमींदारों से हिंसक संघर्ष होता है और किसान जो है बहुत बड़ी संख्या में मारे जाते हैं। पुलिस ने दमन चक्र चलाकर इसे दबा दिया और इसके प्रमुख नेता थे उस समय के कंपाराम तथा भवन सिंह। तो पुलिस भी जो है किसका समर्थन कर रही थी, पुलिस भी उस समय पर सामाजिक और राजनीतिक रूप से जो शक्तिशाली व्यक्ति है उन्हीं का समर्थन कर रही थी, ना कि किसानों का। तो इस प्रकार से एक तरफ थे जमींदार और पुलिस और दूसरी तरफ थे हमारे किसान, और किसानों के द्वारा जो आंदोलन किया गया था उसमें किसान बड़ी संख्या में जो है अपने जीवन से हाथ धो देते हैं और इनके जो प्रमुख नेता थे वह थे कंपाराम और भवन सिंह जी। तेभागा आंदोलन बंगाल किसान सभा द्वारा संगठित किया गया था। तो स्वतंत्रता के समय हमने पहला आंदोलन पढ़ा है तेभागा आंदोलन, जो बंगाल में किया गया था और 1946-47 की यह घटना थी। दूसरा आंदोलन जो स्वतंत्रता के समय पर किया गया था वह था तेलंगाना आंदोलन, और वह आंध्र प्रदेश में किया गया था और उसकी जो समय था 1946 से 1951 का समय था। तेलंगाना किसान आंदोलन वर्ष 1946 में किया गया एक किसान आंदोलन था जो आंध्र प्रदेश में किया गया था और किसके खिलाफ, जमींदारों और साहूकारों के शोषण की नीति के खिलाफ यह किया गया था तथा हम कहेंगे भ्रष्ट अधिकारियों के अत्याचार के विरुद्ध भी यह प्रारंभ किया गया था। तो इस प्रकार से एक तरफ थे किसान, दूसरी तरफ थे जमींदार, साहूकार और भ्रष्ट अधिकारी। तो इनके अत्याचार के विरुद्ध किसानों के द्वारा आंध्र प्रदेश में 1946 में यह आंदोलन प्रारंभ होता है जिसका नाम है तेलंगाना आंदोलन। कम कीमत पर गल्ला वसूली इस आंदोलन का मुख्य कारण था। तो इस प्रकार से हमने तेलंगाना आंदोलन की बात की जो कि स्वतंत्रता के समय पर किया गया था और किसानों की भूमिका इसमें महत्वपूर्ण थी और यह आंदोलन साहूकारों, जमींदारों और भ्रष्ट अधिकारियों के खिलाफ किया गया था। फिर हम स्वतंत्रता के बाद के काल की बात करते हैं और स्वतंत्रता के बाद के जो 2 बड़े सामाजिक आंदोलन थे वह थे नक्सली आंदोलन और नए किसानों का आंदोलन। तो नक्सली आंदोलन के बारे में हमने पिछले भाग में पढ़ा था कि यह क्रांतिकारी प्रकार का आंदोलन है। यानी कि 3 आंदोलन के जो प्रकार हैं उसमें यह क्रांतिकारी आंदोलन का प्रकार है जिसके अंतर्गत हम कहते हैं व्यवस्था को आमूलचूल तरीके से परिवर्तित करने की बात की जाती है। तो नक्सली आंदोलन जो नक्सलबाड़ी से प्रारंभ होता है वह क्रांतिकारी प्रकार का आंदोलन था जिसमें कि व्यवस्था का समूल नाश या व्यवस्था को पूरी तरीके से, जिसे हम आमूलचूल परिवर्तन कहते हैं, पूरी तरीके से बदलने की बात की जाती है और इसमें जो है हथियारों का प्रयोग भी होता है अथवा हम कहेंगे यह हिंसक आंदोलन भी होते हैं। तो क्रांतिकारी आंदोलन का प्रकार नक्सली आंदोलन जो है वह स्वतंत्रता के पश्चात जो प्रमुख सामाजिक आंदोलन है उसमें से माना जाता है। 1967 में बंगाल के नक्सलबाड़ी से यह प्रारंभ होता है और दूसरा स्वतंत्रता के बाद जो सामाजिक आंदोलन है वह है नए किसानों का आंदोलन।
नए किसान यानी कि 1970 के दशक में जो पंजाब और तमिलनाडु में प्रारंभ हुआ था, उन किसानों के द्वारा यह आंदोलन किया जाता है, जिसमें कि किसी दल की भूमिका नहीं होती, यानी कि किसी पार्टी की समर्थन इनको नहीं मिल रहा होता, बल्कि यह दल रहित थे या पार्टी के बिना ही ये आंदोलन किए गए थे। तो यह दल रहित आंदोलन थे, इसी कारण नए किसानों का आंदोलन यहाँ हम कह रहे हैं। और कौन से दो प्रमुख राज्य हैं? पंजाब और तमिलनाडु जो है वहाँ पर ये मुख्य रूप से किए जाते हैं। तो इस प्रकार से हमने बात की पंजाब और तमिलनाडु में प्रारंभ होने वाले नए किसानों के आंदोलन की। ये दल रहित थे, यानी इनमें किसी पार्टी की भूमिका नहीं थी। इससे कृषक के स्थान पर किसान जुड़ जाते हैं। कृषक और किसान में भी अंतर होता है। किसान वे होते हैं जो कि उत्पादन में बाजार से जुड़े हुए होते हैं। तो इस प्रकार से इन आंदोलन जो नए प्रकार के किसानों द्वारा किए गए थे, वह कृषकों से नहीं बल्कि किसानों के द्वारा किए गए थे। किसान उन्हें कहा जाता है जो कि वस्तुओं के उत्पादन और खरीद दोनों में बाजार से जुड़े हुए होते हैं। तो इस प्रकार से यह नए किसानों का आंदोलन हमने देखा। और यह राज्य अथवा सरकार का विरोध भी करते थे और यह नगर का विरोध भी करते थे। तो इस प्रकार से स्वतंत्रता के बाद के दो प्रमुख आंदोलनों में नक्सली आंदोलन और नए किसानों का आंदोलन था, जो सामाजिक आंदोलनों में अपना प्रमुख स्थान रखता है, जिससे समाज में परिवर्तन लाने का प्रयत्न किया गया था। जो नए किसानों के आंदोलन थे, इनकी मांगे थी कि लाभप्रद कीमतें हों, साथ ही साथ कृषि निवेश की कीमतें, टैक्स व उधार की वापसी की जाए। तो इस प्रकार से इनकी प्रमुख मांगे यही थी और इसमें वे सुधार चाहते थे और राज्य का विरोध कर रहे थे। इसमें सड़क और रेल मार्ग को भी बंद कर दिया गया था और इससे जो है महिलाओं के मुद्दे भी जोड़ दिए गए थे, यानी कि महिलाओं के मुद्दों को भी इनमें शामिल कर लिया गया था। तो यह नए प्रकार के किसानों के आंदोलन हमने देखे जो स्वतंत्रता के बाद में आंदोलन के रूप में भारत में घटित होते हैं। फिर हम बात करते हैं वर्ग के रूप में कामगारों का आंदोलन। कामगारों का आंदोलन तो हम कहते हैं 1860 में भारत में जो है कारखानों से उत्पादन प्रारंभ होता है। 1860 में कारखानों में हम उत्पादन का कार्य शुरू होते हुए भारत में देखते हैं और हम देखते हैं कि कच्चा माल भारत से ले जाकर इंग्लैंड में उससे जो है माल को निर्मित किया जा रहा है। यानी कच्चा माल कहाँ से जा रहा है? भारत से निर्यात किया जा रहा है और इंग्लैंड में इससे जो है माल निर्मित किया जा रहा है। बाद में ऐसे कारखानों को मद्रास, बम्बई और कलकत्ता में स्थापित किया गया। कामगारों ने अपनी कार्य दशाओं के लिए विरोध किया था। कार्य दशाओं का सीधा सीधा अर्थ है कार्य करने की दशाएं अथवा मजदूर या कामगार जो थे वह अपने कारखानों में अपने लिए आधारभूत सुविधाओं की मांग कर रहे थे कि उनके जो कार्य करने की दशाएं वह सही हो और साथ ही साथ उनको कितने घंटे कार्य करना है, उनका मेहनताना क्या होना चाहिए, इन सभी के विरुद्ध जो है कामगारों के आंदोलन किए गए थे। 1918 में शुरुआत में सर्वप्रथम मजदूर संघ की स्थापना होती है। तो हमें ध्यान रखना है बच्चों, मजदूर संघ की स्थापना कब की गई और आपको ध्यान रखना है इसका उत्तर है 1918। और हमने बात की 1917-18 में ही चंपारण आंदोलन भी होता है। तो 1918 में मजदूर संघ की स्थापना होती है। 1920 में एटक की स्थापना होती है और एटक क्या है? तो हम कहेंगे ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस क्या है? एटक है। यानी कि यह मजदूरों का एक संगठन है। मजदूरों की मांगों को मालिकों तक पहुंचाने के लिए एक संगठन बनाया गया मजदूरों के द्वारा और इसे संक्षिप्त में एटक कहते हैं और इसका पूरा नाम है ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस। 1920 में यह बनता है। 1918-1920 में इस प्रकार के संगठन हमें बनते हुए दिखाई देते हैं, जिसमें कि मजदूरों के कार्य के घंटों की अवधि को घटाने की बात की गई थी। और यह घंटे कितने कर दिए गए? तो हम कहेंगे यह घंटे 10 कर दिए गए। यानी कि उस समय पर 10 घंटे से ज़्यादा इन मजदूरों से कार्य करवाया जाता था, जो और भी ज़्यादा शोषणकारी
था और इनकी अधिक मांग और इनके आंदोलनों के परिणाम स्वरूप यह घंटे घटाए गए और घट कर के यह 10 हुए थे। यानी कि शोषण की स्थिति बहुत ही ज़्यादा पाई जाती थी और कामगारों का शोषण बहुत अधिक मात्रा में उस समय पर होता था और इसी कारण 1918 और 1920 में इस प्रकार के संगठन जन्म लेते हैं जो इनकी मांगों को मालिकों तक पहुंचाते हैं और उसका परिणाम है 1918 का मजदूर संघ और 1920 का एटक की स्थापना। 1926 में मजदूर संघ अधिनियम पारित हुआ, यानी कि अब इनके लिए एक कानून भी बन गया और वह कब की बात है बच्चों? तो वह 1926 की बात है, जिसने मजदूर संघों के पंजीकरण का प्रावधान किया। यानी कि अब मजदूर संघों का रजिस्ट्रीकरण भी होने लग गया, यानी कि मजदूर संघ जो है वह गैर कानूनी नहीं है और वह अपनी मांगों को आगे पहुंचा सकते थे। तो इस प्रकार से कब 1926 में मजदूर संघ अधिनियम पारित होता है, जिसमें कि मजदूर संघों का पंजीयन प्रारंभ हो गया। फिर हम बात करते हैं जाति आधारित आंदोलन की, यानी कि भारत की एक प्रमुख विशेषता है कि भारतीय समाज जो है विभाजित है। किसके आधार पर? जाति के आधार पर जो है भारतीय समाज जो है विभाजित है और उसी जाति के आधार पर कई बार हमें आंदोलन देखने को मिलते हैं और इसमें भी हम बात कर सकते हैं कि यह भेदभाव के विरुद्ध भी थे और कई बार यह उच्च जातियों के द्वारा भी किए गए। जब उच्च जातियों को यह महसूस हुआ कि उनके जो हैं अधिकारों का हनन प्रारंभ हो गया है, तो इस प्रकार से समय समय पर जातियों द्वारा भी आंदोलन किए गए भारत में और इन्हें सामाजिक आंदोलनों की श्रेणी में हम देखते हैं। तो जाति आधारित आंदोलन में हम सबसे पहले बात करेंगे दलित आंदोलन की, यानी कि समाज के पिछड़े वर्गों के द्वारा, समाज के दलित लोगों के द्वारा, समाज के उन भागों के द्वारा जिन्हें की अधिकारों की प्राप्ति नहीं है, समाज में उन्हें बहुत ही कम अधिकार प्राप्त होते हैं और इस प्रकार से उनका जो शोषण है वह उच्च जातियों के द्वारा हमेशा से होता रहा है और इस कारण भारत की सरकार भी समय समय पर प्रयत्न करती है और उसका एक उदाहरण है कि भारत के संविधान में ही इनके लिए प्रावधान किए गए हैं, समानता के प्रावधान भी किए गए हैं जो कि हमारे मूल अधिकारों का ही हिस्सा है। तो इस प्रकार से जाति आधारित भेदभाव को भारतीय संविधान में एक अपराध की श्रेणी में रख दिया गया है। हम कहेंगे दलित आंदोलनों में दलित शब्द जो है मराठी, हिंदी, गुजराती व अन्य भाषाओं के रूप में पहचान प्राप्त करने का संघर्ष है। दलित समानता के लिए, दलित आत्मसम्मान के लिए और अस्पृश्यता के उन्मूलन के लिए संघर्ष किया गया था। यानी कि भारतीय समाज में यदि हम देखें तो दलितों के साथ बहुत ही भेदभावपूर्ण व्यवहार होता है और उसमें हम देखते हैं कि उन्हें समाज में समानता के लिए, अपने अधिकारों के लिए, समान रूप से स्थान के लिए, समान रूप से परिस्थिति के लिए संघर्ष करना पड़ता है। तो दलित अपनी समानता के लिए, स्वयं के आत्मसम्मान को बचाने के लिए और समाज के दूसरे उच्च जातियों के द्वारा जो अस्पृश्यता अपनाई जा रही है या अपनाई जा रही थी उसके खिलाफ आंदोलन मुख्य रूप से किए जा रहे थे और इसी का उदाहरण भारत में समय समय पर विभिन्न राज्यों में हमें देखने को मिलता है, जिसमें हम मध्य प्रदेश में चमारों का सतनामी आंदोलन देख सकते हैं उदाहरण के रूप में। दूसरा उदाहरण है पंजाब में आदि धर्म आंदोलन जो कि दलितों के द्वारा ही किया गया। फिर महाराष्ट्र में महार आंदोलन भी दलितों के द्वारा ही किया जाता है और वह भी आत्मसम्मान और अस्पृश्यता के खिलाफ किया गया था। इसी तरीके से एक अन्य उदाहरण आगरा में जाटकों की गतिशीलता को भी दलित आंदोलनों के उदाहरण के रूप में देखा जाता है। और हम बात कर सकते हैं दक्षिण भारत में ब्राह्मणों के विरोध में भी आंदोलन किया जाता है। तो इस प्रकार से सामाजिक आंदोलनों का एक प्रमुख भाग है जाति आधारित आंदोलन और जातियों के आधार पर आंदोलन जो है उसमें प्रमुख स्थान रखता है दलित आंदोलन। यानी समाज में समानता को लाने के लिए, उसे बढ़ाने के लिए, अस्पृश्यता को समाप्त करने के लिए और आत्मसम्मान को बचाने के लिए जो है इन जातियों के द्वारा या दलित जातियों के द्वारा जो है आंदोलन किए गए, जिसमें हमने बहुत सारे उदाहरण देखे हैं। दूसरा हम बात कर सकते हैं दलित के बाद में पिछड़े वर्गों का आंदोलन। यानी अब
समाज में जो पिछड़ा वर्ग है वह भी कहीं ना कहीं अपने अधिकारों के लिए उठ खड़ा हुआ है और उन्हें भी कई बार ऐसा महसूस किया गया कि उनको भी अपने अधिकारों की मांग करनी चाहिए और अपने अधिकारों के लिए संघर्ष करना चाहिए, और इसी के परिणाम स्वरूप पिछड़े वर्गों के द्वारा भी समय समय पर आंदोलन किए गए थे। तो हम कहेंगे पिछड़ी जातियों और वर्गों का राजनीतिक इकाई के रूप में उदय होता है। और फिर हम देखते हैं कि औपनिवेशिक काल में राज्य द्वारा यानी कि सरकार के द्वारा यानी औपनिवेशिक सरकार के द्वारा सामाजिक और राजनीतिक संरक्षण जाति के आधार पर दिया जाता था, यानी कि जिस जाति से आप संबंध रखते हो उसी के आधार पर आपको सामाजिक पहचान मिलेगी और राजनीतिक पहचान भी मिलेगी, और आपको जो है अधिक अधिकार या कम अधिकार है वह मिलने हैं नहीं मिलने हैं ये उसकी पहचान भी आपकी जाति के आधार पर ही होगी। लोगों को सामाजिक व राजनीतिक पहचान जो है वह जाति के माध्यम से दी जाने लगी। तो यह था औपनिवेशिक काल की बात, जब हम देखते हैं कि जाति के आधार पर ही व्यक्ति को पहचाना जाने लगा, चाहे वह समाज में पहचानने की बात हो या राजनीति में उसके स्थान या परिस्थिति की बात की जाए। जबकि हम आधुनिक काल की यदि बात करते हैं तो अब जाति जो है वह इतनी बड़ी पहचान नहीं है, क्योंकि अब जो है धर्मनिरपेक्षता देखी जा रही है, पंथ निरपेक्षता देखी जा रही है और जातिवाद भी कहीं ना कहीं कम होता जा रहा है। तो आधुनिक काल में जाति अपनी कर्मकांडीय विषय वस्तु छोड़ने लगी है तथा राजनीतिक गतिशीलता पंथ निरपेक्ष हो गई है। तो इस प्रकार से हमने जाति आधारित आंदोलनों की बात की, जिसमें हमने दलितों की बात की और पिछड़े वर्गों की बात भी की। अब हम बात करते हैं इन्हीं दोनों के विरोध के परिणाम स्वरूप उच्च जाति के आंदोलन भी किए गए, यानी दलितों के आंदोलन और पिछड़े वर्गों के आंदोलन के परिणाम स्वरूप उच्च जाति को यह महसूस होता है कि उनके अधिकारों का हनन हो रहा है और वे भी अपने आंदोलन समय समय पर करते हुए दिखाई देते हैं। तो उच्च जाति का आंदोलन दलित व पिछड़ों के बढ़ते प्रभाव से उच्च जातियों ने उपेक्षित महसूस किया, यानी कि समाज में और राजनीति में उनकी उपेक्षा की जा रही है और इसी के परिणाम स्वरूप वह क्या करते हैं, आंदोलन करते हैं। फिर हम बात करते हैं जनजातीय आंदोलन, जो भी स्वतंत्रता से पूर्व भी किए गए और उसके पश्चात भी हमें देखने को मिलते हैं। और जनजातियां मुख्य रूप से अपने अधिकारों और उसमें भी वह वनों पर अधिकार के बारे में अपनी आवाज़ को उठाती है और आंदोलन करती है। तो हम कहेंगे जनजातीय आंदोलनों में से कई मध्य भारत में हुए थे, जैसे कि छोटा नागपुर व संथाल परगना में स्थित मुंडा, हो, ओराम व मीणा आदि द्वारा किए गए आंदोलन। और हम झारखंड राज्य की स्थापना की बात भी इसमें कर सकते हैं। बिहार से सन 2000 में अलग होकर झारखंड राज्य बनता है। तो आपको बच्चों ध्यान रखना है कब झारखंड राज्य की स्थापना होती है, तो सन 2000 में झारखंड राज्य की स्थापना होती है। और कौन से राज्य से अलग होकर झारखंड की स्थापना होती है, तो बिहार राज्य से अलग होकर झारखंड राज्य की स्थापना 2000 में सन 2000 में की गई थी। आंदोलन की शुरुआत बिरसा मुंडा ने की थी, यानी कि इस आंदोलन का नेतृत्व करने वाले थे बिरसा मुंडा। ईसाई मिशनरियों ने यहाँ साक्षरता का अभियान चलाया था। तो ईसाई मिशनरी क्या चाहती थी कि यहाँ पर साक्षरता बढ़े, यानी झारखंड क्षेत्र में जो है साक्षरता की बढ़ोतरी हो। दिकुओं जिसमें कि व्यापारी व महाजन आते हैं, तो झारखंड के जो मूल निवासी थे वह अपने से अलग लोगों जो कि जनजाति से संबंध नहीं रखते थे उन्हें किस नाम से पुकारते थे, वे उन्हें दिकुओं के नाम से पुकारते थे। और दिकुओं में कौन आते हैं, तो स्थानीय व्यापारी व महाजन को जो जनजातियां हैं वह दिकुओं के नाम से जानती थी, दिकुओं के नाम से पुकारती थी। तो दिकुओं के विरुद्ध यानी व्यापारी व महाजनों के विरुद्ध ये लोग घृणा का भाव रखते थे। घृणा का भाव यानी कि रोष का भाव, यानी कि वे ये समझते थे या जनजातियां यह समझती थी कि इन दिकुओं यानी व्यापारियों व महाजनों के द्वारा जो है इनका शोषण किया जा रहा है। इस प्रकार से जनजातियों में इन दिकुओं के विरुद्ध रोष या घृणा व्याप्त थी। आदिवासियों को अलग थलग रखा जाता था, यानी कि उनका जो है शोषण इन दिकुओं के द्वारा या व्यापारियों व महाजनों के माध्यम से होता था, जिसके कारण वे संगठित होते हैं, एकत्रित होते हैं, संगठन उनमें आ जाता है और आंदोलन वे करने लगते हैं। तो इस प्रकार से हमने
झारखंड में बिरसा मुंडा के नेतृत्व में किए गए आंदोलन की बात की, और वे किसके खिलाफ होते हैं, तो वे दिक्कुओं के खिलाफ होते हैं, यानी व्यापारियों और महाजनों के खिलाफ होते हैं, क्योंकि व्यापारियों और महाजनों के द्वारा आदिवासियों का शोषण किया जाता था और आदिवासियों को जो है अलग थलग किया जाता था। इस प्रकार से हमने देखा कि झारखंड में जनजातियों के द्वारा आंदोलन क्यों किए गए। फिर हम बात करते हैं पूर्वोत्तर राज्यों के आंदोलन की, और यह भी आंदोलन मुख्य रूप से किससे थे, पारिस्थितिकी से जुड़े हुए थे। तो हम कहेंगे इन आंदोलनों का प्रमुख उद्देश्य था पारिस्थितिकीय मुद्दे। ये वन भूमि से विस्थापन के विरुद्ध किए गए थे, यानी कि जो इनकी भूमि है, वन भूमि जहाँ पर यह निवास करते हैं, वहाँ से इन्हें बाहर निकाल दिया गया था या उनका विस्थापन कर दिया जा रहा था। तो उसी के खिलाफ जो है पूर्वोत्तर राज्यों में आंदोलन किए गए थे। फिर हम बात करते हैं स्वतंत्रता के पश्चात महिलाओं के द्वारा और महिलाओं की समस्याओं को लेकर, उनकी मांगों को लेकर कई बार संगठन बने और उनके द्वारा भी आंदोलन किए गए। तो हम कहेंगे महिला आंदोलन भी सामाजिक आंदोलन का एक प्रमुख हिस्सा है। महिला आंदोलनों की शुरुआत सीमित कार्य क्षेत्र से होती है, यानी कि पहले तो यह सामूहिक रूप से होते तो हैं, लेकिन इनमें भी कुछ गिने चुने संगठन जो है इसमें हिस्सा लेते हैं और उनकी समस्याएं और उनकी मांगें भी सीमित थी और उनका कार्य क्षेत्र भी सीमित था। लेकिन समय के साथ इनका कार्य क्षेत्र बढ़ जाता है, कार्य क्षेत्र विकसित हो जाता है। जब हम 1970 के दशक की बात करते हैं तो 1970 के दशक में भारत में महिला आंदोलन का नवीनीकरण होता है, जिसे भारतीय महिला आंदोलन का दूसरा दौर कहा जाता है। तो इस प्रकार से दूसरा दौर कब प्रारंभ होता है, 1970 के दशक में महिला आंदोलन का नया दौर प्रारंभ होता है। महिला आंदोलन स्वायत्त थे तथा राजनीतिक आंदोलन से जुड़े हुए नहीं थे। महिला आंदोलन स्वायत्त थे का अर्थ यह है कि किसी भी पार्टी या किसी भी दल से इनका जुड़ाव नहीं था, इस कारण ये स्वायत्त थे और राजनीति से भी इनका जो है कोई भी संबंध नहीं था। इनके मुख्य मुद्दे थे भूमि का स्वामित्व और रोजगार। तो इस प्रकार से भूमि के स्वामित्व के लिए यह मांग करते थे और रोजगार प्राप्त करने के लिए यह मांग कर रहे थे। महिलाओं के प्रति हिंसा के विरोध में भी जागरूकता अभियान चलाए गए, यानी महिला आंदोलनों से एक और नई चीज जुड़ती है, भू स्वामित्व और रोजगार के अलावा वह थी उन पर किए गए अत्याचार या उनके प्रति की गई हिंसा, और उसके खिलाफ भी जागरूकता के अभियान समय समय पर चलाए गए। यौन उत्पीड़न व दहेज के विरोध में भी आंदोलन किए गए, यानी कि अब नई समस्याएं और जुड़ रही हैं जिसमें यौन उत्पीड़न भी शामिल हो गया और दहेज भी शामिल हो गया। इन आंदोलनों में यानी महिला आंदोलनों में संगठन, विचारधारा, नेतृत्व, एक साझी समझ व परिवर्तन लाने का लक्ष्य था। कुछ महिला संगठनों के यदि हम उदाहरण के रूप में नाम देखें तो हम बात करेंगे विंस इंडिया एसोसिएशन जो 1971 में बनता है, और फिर ऑल इंडिया विमेंस कॉन्फ्रेंस जो 1926 में बनता है। तो इस प्रकार से हमने महिला आंदोलनों की बात भी की जो धीरे धीरे भारत में विकास के पथ पर आगे बढ़ रहा है और महिलाओं में जागृति आ रही है, अपने अधिकारों के प्रति वह जागरूक हो रही है। तो इस प्रकार से अध्याय 8 जो कि अंतिम अध्याय है सामाजिक आंदोलन, उसमें हमने सामाजिक आंदोलनों को गहराई और विस्तार से पढ़ा है। हमने सामाजिक आंदोलनों के प्रकार, सिद्धांत और उसके उदाहरण के रूप में कई प्रकार के आंदोलन देखे। मिलते हैं इसी अध्याय के अंतिम भाग 4, जिसमें कि हम प्रश्नोत्तर करेंगे। धन्यवाद।